सरकारों को बर्खास्त कर सकता है अगर प्रांतीय सरकारें उसके दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार काम नहीं कर रही हैं। मान लीजिए कोई प्रेसिडेंसी उसके अकॉर्डिंग काम अगर नहीं कर रही है, तब फिर वो प्रेसिडेंसी की सरकारों को बर्खास्त कर सकता था, गवर्नर जनरल। तो ये दो पॉइंट इसमें और थे। प्रेसिडेंसी की सरकारों को बर्खास्त करने वाला जो मामला है, ये हम लोग देख सकते हैं हमारे यहाँ पर आर्टिकल 365 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जहां राष्ट्रपति को पावर है कि अगर आ, दिए गए दिशा निर्देशों का पालन ना किया जा रहा हो तो वो राज्य सरकारों को सस्पेंड कर सकता है। ठीक है, तो आप इसमें ये दोनों लिख लीजिए 1784 में। पहला पॉइंट लिखना, इस अधिनियम के अंतर्गत इस अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय दिशा निर्देशों का पालन केंद्रीय दिशा निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में केंद्रीय दिशा निर्देशों का पालन न करने की स्थिति में प्रांतीय सरकारों को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार गवर्नर जनरल को दिया गया। अंडर दिस एक्ट द गवर्नर जनरल was given the governor general was given the right to suspend provincial governments if if they could not follow the direction of गवर्नर जनरल या सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, और यहां पर ब्रैकेट में इसे लिख लीजिए, भारतीय संविधान का आर्टिकल 365 इसी से प्रेरित 365 इसी से प्रेरित द आर्टिकल 365 of Indian Constitution influenced by it। ठीक है, एक तो ये था। एक दूसरा लिखिए इसमें, इंग्लैंड में इंग्लैंड में कंपनी के कर्मचारियों पर कंपनी के कर्मचारियों पर कंपनी के कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के मुकदमे चलाने के लिए एक विशिष्ट भ्रष्टाचार अदालत गठित की गई। एक विशिष्ट भ्रष्टाचार अदालत गठित की गई। और स्पेसिफिक corruption court has been founded a specific corruption court has been founded to deal with the matter of corruption in East India Company in England ठीक है, ये दो और पॉइंट थे जो मैं कह रहा था कि आपको मैं लिखवा दूंगा। ठीक है, अब इसमें नेक्स्ट लिखिए, अगला जो अधिनियम है, हालांकि ये कोई चार्टर नहीं था, ये सरकार ने या क्राउन ने ऐसे ही एक एक्ट पारित किया था विशेष तौर पर कंपनी के लिए। 1786 का एक्ट था ये, और ये पारित किया गया कॉर्नवालिस को भारत में गवर्नर जनरल बनाने के लिए।
क्योंकि कॉर्नवालिस इंडिया आने के लिए तैयार ही नहीं थे। अमेरिका में वो हार के आए थे, और उन्हें वे हेस्टिंग्स वगैरह इन लोगों ने ये बताया था कि क्योंकि भारत में कमांडर इन चीफ और गवर्नर जनरल दोनों की शक्तियां अलग अलग हैं, तो कमांडर इन चीफ भी कभी कभी ऐसा होता है कि फॉलो नहीं करते थे रूल, गवर्नर जनरल की कही बात को। तो उन्होंने ये कहा कि तभी, अच्छा कंपनी ये चाहती थी, कंपनी नहीं, ब्रिटिश पार्लियामेंट या ब्रिटिश गवर्नमेंट ये चाहती थी कि भारत में जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज्यादा सशक्त रहे शुरुआत से ही, क्योंकि वो जो एक इंक्वायरी कमेटी बनी अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस को लेकर, तो उन्होंने ये पाया वहां पर कि अमेरिका में इसलिए क्रांति हो गई क्योंकि अमेरिका में ब्रिटेन का जो प्रशासन था वो शुरुआत से ही शिथिल था, कमजोर था, बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं था। अब अगर आप पहले स्ट्रांग नहीं है, बाद में स्ट्रांग करने की कोशिश करोगे, तो फिर वो रिवोल्ट होगा ही। इसलिए वहां रिवोल्ट हुआ। तो उन्होंने कहा कि भारत में ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप शुरुआत से ही भारत के प्रशासन को मजबूत करके चलिए। और इसके लिए गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ का जो पद था वो दोनों एक ही जगह मिलाने की बात कही गई, और इस एक्ट के माध्यम से ये कर दिया गया। तो दो तीन बातें इस एक्ट में की गई। एक तो ये कि गवर्नर जनरल अब कमांडर इन चीफ भी था, और दूसरा ये कि गवर्नर जनरल, विशेष तौर पर अभी बंगाल का ही केवल, गवर्नर जनरल अपनी काउंसिल के किसी भी मामले को वीटो कर सकता था, और स्पेशली अगर वो मामला वॉर एंड पीस से संबंधित है तो। इसलिए वीटो पावर की जो कॉन्सेप्ट है वो यहां से आती है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रेसिडेंट को वीटो पावर दी गई है। तो वीटो पावर सबसे पहले यहां यूज हुई, बाद में इसे वीटो पावर को, अभी तो ये केवल बंगाल तक सीमित रखी गई थी, यानी केवल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल तक ये सीमित थी, उसी को दी गई इस एक्ट से तो। लेकिन 1793 के चार्टर एक्ट में इसे बढ़ाकर और बाकी गवर्नरों पर भी कर दिया गया था। अब बाकी गवर्नर भी अपनी काउंसिल का, यानी अगले दूसरे जो प्रोविंसेस के गवर्नर थे, वो भी अपनी काउंसिल का वीटो कर सकते थे उसके किसी निर्णय पर, यदि मामला युद्ध या शांति से संबंधित हो, वॉर एंड पीस से रिलेटेड हो। तो ये दो तीन बातें यहां पर हुई, आप इनको लिख लीजिए। इस अधिनियम के, या ऐसा लिखो 1786 का अधिनियम, द एक्ट ऑफ 1786, द एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, इसमें लिखना, इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल युद्ध एवं शांति से संबंधित मामलों पर, गवर्नर जनरल युद्ध एवं शांति से संबंधित मामलों पर अपनी परिषद के निर्णयों, अपनी परिषद के निर्णयों के विरुद्ध वीटो शक्ति का उपयोग कर सकता था, वीटो शक्ति का उपयोग कर सकता था। ठीक है। अंग्रेजी में लिखिए इसे, अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ 1786, according to the act of 1786, governor can use the veto power, governor can use, sorry, governor general लिखना, governor general, governor general can use the veto power in the matter of war and peace, in the matter of war and peace against the decision of its council। एक तो ये शक्ति थी, दूसरी शक्ति लिखिए इसी में ही, गवर्नर जनरल को, गवर्नर जनरल को पदीय सेनापति भी, पदीय सेनापति भी नियुक्त किया गया। गवर्नर जनरल ऑल्सो, गवर्नर जनरल ऑल्सो became
Governor General also became the commander in chief with डेजिग्नेशन, ठीक है ना, कि जो भी गवर्नर जनरल होगा वो कमांडर इन चीफ भी होगा। दो हो गए। और एक नोट करके लिखिए, एक इसमें नोट करके लिखिए, यह अधिनियम यह अधिनियम विशेष तौर पर कॉर्नवालिस को या लॉर्ड कॉर्न बनाने के लिए पारित किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस को गवर्नर जनरल बनाने के लिए पारित किया गया था। दिस एक्ट वाज पास्ड स्पेशली दिस एक्ट वाज पास्ड फॉर द गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस, ठीक है। इसमें यही था, गवर्नर जनरल कॉर्नवालिस, फिर इंडिया आ गए। अब इसमें नेक्स्ट लिखिए, अगला जो चार्टर एक्ट है 1793 का है, तो अगला हेडिंग इसमें डालिए, इंपॉर्टेंट चार्टर एक्ट है, द चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। अच्छा, इसमें ऊपर वाले में ना एक पॉइंट और लिख लीजिए, चलो मैं ये 1793 में ही ऐड कर दूंगा उसे। 1793 के चार्टर से ये वीटो पावर जो थी ये उसके प्रांतों में भी गवर्नर्स को दे दी गई थी, एक्सटेंड कर दी गई थी वहां तक भी। चार्टर एक्ट ऑफ 1793, ठीक है। देखो इसमें दो तीन बातें इस चार्टर में इंपॉर्टेंट थी। जब ये चार्टर बना उस समय इंग्लैंड में एक ट्रेड रिवॉल्यूशन था, या कह सकते हैं कि कॉमर्स के लेवल पर रिवॉल्यूशन था, एक क्रांति थी, क्योंकि भारत से बड़ी मात्रा में व्यापार शुरू हो गया था। इसलिए बड़े लेवल पर लाभांश जो था वो ब्रिटेन पहुंच रहा था, आर्थिक उन्नति आ रही थी ब्रिटेन में। और इस सबके लिए पार्लियामेंट जो थी वो जिम्मेदार थी, क्योंकि पार्लियामेंट लगातार कंपनी के ऊपर नियंत्रण बना रही थी और कंपनी भारत से पैसा लूटकर इंग्लैंड में लेके जा रही थी। पार्लियामेंट लगातार मजबूत हो रही थी, लोगों के मन में भी पार्लियामेंट के प्रति सम्मान बढ़ता चला जा रहा था, क्योंकि उन्हें लाभ मिल रहा था। इसलिए एक वैचारिक क्रांति की भी शुरुआत हुई इसी समय, विशेष तौर पर इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में। वो वैचारिक क्रांति जो थी वो लोकतंत्र के लिए ही थी, क्योंकि इंग्लैंड में पार्लियामेंट जो थी वो लोकतंत्र को सपोर्ट करने वाला सिस्टम ही था, ये डेमोक्रेसी का एक मेन सिस्टम कहलाता था। इसी समय ब्रिटेन में एक फिलोसफर हुए जेरमी बेंथम ने उपयोगितावाद का खूब उस समय उपयोगितावाद को जन्म भी दिया, उपयोगितावाद की थ्योरी को, और प्रमोट भी कर रहे थे। उपयोगितावाद एक लोकतंत्र की थ्योरी थी, डेमोक्रेसी की। इसलिए ब्रिटेन की पार्लियामेंट पर ये दबाव भी था और एक ये मोरली उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी समझी कि भारत में भी जो लोकतांत्रिक विचार हैं उनको लेके आना चाहिए कंपनी के रूल में भी। अब चूंकि अभी तक कंपनी खूब लाभ दे रही थी और कंपनी ने यह भी किया, इस चार्टर एक्ट में, इस चार्टर एक्ट से राजा ने एक्स्ट्रा डिमांड की और पैसे की 5 लाख पाउंड की एक्स्ट्रा लेवल पर, तो वो 5 लाख पाउंड के लिए भी तैयार हो गई कंपनी देने के लिए। इसलिए कंपनी का जो मोनोपॉली थी ट्रेड में उसे तो चेंज नहीं किया गया, 20 साल के लिए कंपनी की मोनोपॉली को बढ़ा दिया गया कि ठीक है आप ही भारत से ट्रेड करोगे। लेकिन
यहां ये जरूर किया गया कि एक तो कंपनी के जो शासन था, उस शासन के जो नियम थे, उनके लिए मैंडेटरी कर दिया गया कि वो लिखित रूप में होंगे। इसलिए भारत में अब लिखित रूप से नियम या विनियम या अधिनियम बनाने की शुरुआत हुई। यानी भारत सरकार का जो शासन था, या भारत में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार थी, उसका जो शासन था वो लिखित नियमों के अनुसार ही चलाया जाना था। एक सेकंड। हेलो। हेलो। हाँ जी, सॉरी, वो बीच में फोन आ गया एक जरूरी। मेरी आवाज आ रही है क्लियर आपको?
हाँ जी सर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एक ये था कि रिटन लॉज के आधार पर जो एडमिनिस्ट्रेशन होना है उसकी शुरुआत हुई। एक तो इसमें इंपॉर्टेंट ये था। दूसरा था कि और इसके लिए कोड भी बनाने की बात हुई कि एक कोड बनाया जाएगा। कोड माने एक किताब, एक संहिता बनाई जाएगी जिसमें इन सारे नियमों को लिख लिया जाएगा, जिससे फिर कोई परेशानी हो ना। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज थी, देखो, प्रशासन की भाषा अंग्रेजी थी। भारतीय लोग अंग्रेजी जानते नहीं थे। और 1793 तक आते आते जो कंपनी है ये, उसका प्रसार हो गया था बहुत बड़े लेवल पर भारत में। तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि भारतीय भाषाओं में भी वो जो नियम होंगे वो छपेंगे, केवल अंग्रेजी में नहीं, बल्कि वो नियम जिनसे प्रशासन चलाया जाएगा उनको भारतीय भाषाओं में भी छापा जाएगा, जिससे भारतीय लोगों को भी ये पता हो सके। और एक और इसमें इंपॉर्टेंट बात थी, वो ये थी, देखो इंग्लैंड में बोर्ड ऑफ कंट्रोल बन गया, है ना, 6 मेंबरों का बोर्ड था वो, और एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे। दो संस्थाएं थी इंग्लैंड में। ये निश्चित किया गया कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी लोग होंगे उनकी सैलरी इंडियन रेवेन्यू से दी जाएगी। पहले उनकी सैलरी ब्रिटिश एक्सचेकर से दी जाती थी। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो सदस्य थे वो कौन कौन थे? चार तो पार्लियामेंट के सदस्य थे, एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था, एक एक्सचेकर था, है ना, चांसलर ऑफ एक्सचेकर शायद उसे कहते थे, यानी वित्त मंत्री था। इन सबकी सैलरी पहले ब्रिटिश रेवेन्यू से दी जाती थी, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट इसे देती थी। इन्होंने कहा इससे हमारा क्या मतलब है, काम तो ये देख रहे हैं भारत का, सैलरी दे रहे हैं हम इसे, तो हम इन्हें सैलरी अब नहीं देंगे। इनकी जो सैलरी होगी वो इंडियन रेवेन्यू पर भारित होगी। और इसी को उन्होंने वहां पर होम गवर्नमेंट कहा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को ही होम गवर्नमेंट के नाम से जाना गया। इसी को आगे चल के हम लोग देखेंगे, दादा भाई नौरोजी ने ड्रेन ऑफ वेल्थ के रूप में भी कहा। क्योंकि आगे क्या होता था, इनको सैलरी जाती थी, बाद में पेंशन भी जाती थी, इनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा इंडियन रेवेन्यू से दिया जाता था, और इसके बदले में भारत कुछ नहीं आता था। तो ये सब पैसा भारत के बाहर जाता था, बदले में कुछ नहीं आता था। काम भी ये किसका देख रहे थे? कंपनी का ही देख रहे थे, ऑब्वियसली भारत का क्या देखते। तो दादा भाई नौरोजी ने इसी होम गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया बाद में। इसी एक्ट से होम गवर्नमेंट के सैलरीज को इंडियन रेवेन्यू से दिए जाने का प्रावधान किया गया। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट था इसमें, तो आप इसमें लिख लीजिए। सर अभी अब कुछ पहले लिखवाया पॉइंट में लिखना। हाँ राधिका जी, मुझे नहीं आई आवाज। सर मैं कह रही हूँ अभी कुछ लिखवाया क्या इससे पहले आपने? हाँ जी, एक आध पॉइंट हो गया है। सर क्या है, हेडिंग सर बता आपकी दीजिए। वॉइस डबल आ रही है। अब नहीं आएगी, अब नहीं आ रही ना? अब क्लियर है ना? सर हेडिंग जी सर, बोलिए। अब डबल है। ठीक है। एक दो पॉइंट राधिका जी, आप एक दो पॉइंट छोड़ दीजिए, बस हेडिंग डाल लीजिए, चार्टर एक्ट ऑफ 1793, 1793 का चार्टर अधिनियम। और इसमें पहला पॉइंट लिखना, दिस चार्टर एक्सटेंडेड this charter extended the trade monopoly of East India Company, the trade monopoly of East India Company to 20 more years, to 20 more years। इस चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी इस चार्टर ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को अगले 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया।
ठीक है। लेकिन देखो उपयोगितावादी विचार आ गए थे, वो लोकतंत्र की बात कर रहे थे, भारत में भी लोकतंत्र इंट्रोड्यूस करने की बात कर रहे थे। और डेमोक्रेसी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कि लिखित कानूनों के द्वारा ही शासन होना, तो उसे यहां इंट्रोड्यूस किया गया। फिर नेक्स्ट पॉइंट में कंटिन्यूएशन में लिखना, द एक्ट या दिस एक्ट also stated that also stated that now the Indian administration now the Indian administration must be run by written laws, must be run by written laws। ठीक है। इस चार्टर ने यह प्रावधान किया कि इस चार्टर ने यह प्रावधान किया कि अब अब भारत में प्रशासन अब भारत में प्रशासन लिखित नियमों द्वारा चलाया जाना चाहिए, लिखित नियमों द्वारा चलाया जाना चाहिए। एंड दीज रिटन लॉज एंड दीज रिटन लॉज एंड दीज रिटन लॉज मस्ट बी translated into must be translated into Indian languages। तथा ये लिखित अधिनियम भारतीय भाषाओं में भी लिखे जाने चाहिए। ठीक है। और एक बात लिखिए इसमें अगले पॉइंट में, अच्छा ये जो नियम लिखे जाने हैं भारतीय भाषाओं में भी, या जो रूल बनने हैं जिनके आधार पर शासन चलाया जाएगा, उन सबकी अंतिम व्याख्या का अधिकार होगा सर्वोच्च न्यायालय के पास। ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय उसमें देखेगा कि क्या नियम जो भारत में बनाए गए हैं वो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश लॉज हैं। अगर हैं तो ठीक है, नहीं है तो नल एंड वॉइड कर सकता है। आर्टिकल 13, हाँ या ना बताइए, आर्टिकल 13 है या नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का? हाँ जी सर। भारत में किसी भी कानून की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार किसका है? सुप्रीम कोर्ट का, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13। आर्टिकल 13 यहीं से आया इसी, है ना? क्यों? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट गठित की गई थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, वो कोर्ट ऑफ इक्विटी थी या नहीं थी? है ना? सामान्य न्यायालय था। मतलब वो वैसा ही न्यायालय था जैसा ब्रिटेन में वहां का सुप्रीम कोर्ट था। तो जिस तरीके से ब्रिटेन में सर्वोच्च न्यायालय के पास शक्तियां थी व्याख्या करने की कानून को, वैसे ही भारत में दी गई। तो जो नियम लिखित रूप से बनाए जाने थे और जिनके आधार पर प्रशासन चलाया जाना था, इनकी व्याख्या का अधिकार भी सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। तो इसी में लिखिए अगले पॉइंट में, कंटिन्यूएशन में, these written laws these written laws must be defined by supreme court, must be defined by supreme court। ये लिखित अधिनियम या इन अधिनियमों की अंतिम व्याख्या का अधिकार, इन अधिनियमों की अंतिम व्याख्या का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। ठीक है। और अंतिम लिखिए, इस अधिनियम के माध्यम से
नियंत्रक मंडल के सदस्यों की का वेतन, नियंत्रक मंडल के सदस्यों का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना तय हुआ। भारतीय राजस्व से दिया जाना तय हुआ। ठीक है, अंग्रेजी में लिखिए। ऑल द मेंबर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल, all the members of board of control now paid salaries, now paid salaries from Indian revenue, from Indian revenue। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को या नियंत्रक मंडल को गृह सरकार नाम दिया गया, होम गवर्नमेंट, गृह सरकार नाम दिया गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल was given, board of control was given the name as home government, the name as home government। ठीक है, होम गवर्नमेंट कहा गया। क्लियर है ये, कोई समस्या? सर ये जो सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ पे, ये कलकत्ता वाला है ना? हाँ जी, वही तो है, सुप्रीम कोर्ट वही तो था, कलकत्ता वाला। और बताओ, अरे बता दो, क्लियर है ना? ठंड हाँ ज्यादा जी लग सर। रही है? चलो ठीक है, क्लियर है। बाकी लोगों को भी? चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे, हाँ चार्टर सर। एक्ट ऑफ 1813। हाँ जी, पहले तो इसको जरा अब लिख ये लीजिए, इसको जरा हेडिंग लिखिए इसको। चार्टर एक्ट ऑफ 1813, 1813 का चार्टर अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट, नई युग की शुरुआत। देखो हम इसे ना हिस्ट्री में और पढ़ेंगे, लेकिन हिस्ट्री में इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट पे ज्यादा ध्यान देंगे, यहाँ पॉलिटिकल पे ज्यादा जा रहा है। पर मैं चर्चा करता चल रहा हूँ आपसे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट की भी। जैसे इसमें कुछ अधिनियम हैं जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट के बारे में ज्यादा मांग करते हैं कि इनको ज्यादा बताया जाना चाहिए, इनका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट भी, क्योंकि तभी पॉलिटिकल प्रोविजंस इसके समझ में आएंगे। हाँ, अब बताइए रजनी जी, क्या पूछ रहे थे? सर मैं ये कह रही थी, जो ये 20 वर्षों के लिए बढ़ाया, तो ये पहली बार इसी चार्टर से था ना? हाँ, 20 ईयर्स के लिए तो इसी चार्टर से बढ़ाया गया था पहली बार, आगे फिर 20-20 ईयर्स के लिए बढ़ाता जाते रहेंगे इसे, लेकिन केवल 20 ईयर्स के लिए बढ़ाया गया था। 20 साल के लिए मोनोपोली बढ़ाई गई थी, यानी भारत से केवल ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार कर सकती थी, बाकी और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, ओके सर। अब इसमें चार्टर एक्ट को देखते हैं 1813 के। देखो 1813 तक आते आते भारत में कंपनी की स्थिति पूरी तरीके से बदल गई। 1802 में सेकंड एंग्लो मराठा वॉर में, सेकंड एंग्लो मराठा वॉर हो गई थी, बसीन की संधि हो गई थी। जो ऊना में आ, मराठों के सरदार थे, क्या कहते थे उन्हें? पेशवा, पेशवा के पेशवा। साथ, हाँ पेशवा के साथ संधि हो गई थी 1802 में। अब केवल मराठा ही ऐसी शक्ति थे जो अनओपोज थे अब तक। अब बसीन की संधि से वो भी अंग्रेजों के अंडर में आ गए, इसलिए पूरा भारत अब अंग्रेजों के अंडर में आ गया। अब यहां कोई और शक्ति नहीं थी जो ओपोजिशन में थी ब्रिटिशर्स के, ईस्ट इंडिया कंपनी रूल कर रही थी। तो एक तो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अब जो हैसियत थी भारत में वो बहुत बढ़ गई। दूसरा चेंज ये आ रहा था, इंग्लैंड में 18वीं शताब्दी के, बल्कि 19वीं शताब्दी के बिल्कुल शुरुआत में जो ये चार्टर एक्ट वाला पीरियड है, इसमें इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई थी बड़े लेवल पर। वैसे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जो समय माना जाता है वो 18वीं शताब्दी का अंतिम माना जाता है, जिसमें ये 1793 का चार्टर वार्टर आ रहा था। इस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हो गई थी वहां।
लेकिन विशेष तौर पर उसका प्रभाव देखने को मिलता है 19वीं शताब्दी के शुरुआत में। अब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हो गई, यानी सामान का जो उत्पादन है वो मशीनों द्वारा होने लगा, ज्यादा सामान उत्पादन होने लगा। इसका मतलब ये है कि कई और व्यापारी भी कंपटीशन में आ गए होंगे, वो भी चाहते होंगे भारत के साथ व्यापार हो, व्यापार में उनको हिस्सा मिले, क्योंकि उनको अपना सामान अब भारत में भेजना था। एक बात तो इसलिए ब्रिटिश पार्लियामेंट पर एक दबाव तो ये था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां हो गई थी, और वहां का जो व्यापारी वर्ग था, नवोदित व्यापारी वर्ग, वो ये चाहता था कि भारत में भी, अब चूंकि कंपनी पूरे भारत को कवर कर रही थी, कि भारतीय व्यापार में भी उनको हिस्सा मिले। तो एक तो तलवार लटकी मोनोपोली के ऊपर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। दूसरी परेशानी जो इस समय थी, चेंज था, वो लेसेज फेयर की थ्योरी और थी। लेसेज फेयर की जो थ्योरी थी वो ये कह रही थी इस समय, देखो लेसेज फेयर, क्या नाम था उनका, स्मिथ, क्या नाम था उनका, अरे जिन्होंने पूंजीवाद का सिद्धांत दिया, 1786 की थ्योरी है वो, एडम स्मिथ। हाँ, स्मिथ एडम स्मिथ से स्मिथ याद सर। आ रहा था। एडम स्मिथ इस समय आ गए थे, और उन्होंने ये कहा लेसेज फेयर के सिद्धांत के अंतर्गत कि पूरी तरीके से स्वतंत्र कर दिया जाना चाहिए सब चीजों को, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल पर स्वतंत्रता है, चाहे इकोनॉमिक लेवल पर स्वतंत्रता है। इसीलिए लेसेज फेयर डेमोक्रेसी को भी प्रमोट करने का काम कर रहा था, और वही लेसेज फेयर फ्री इकोनॉमी की बात कर रहा था। तो लेसेज फेयर का जो सिद्धांत था वो भी क्वेश्चन मार्क लगा रहा था ट्रेड मोनोपोली के ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी की, क्योंकि मोनोपोली में एकाधिकार ही था, उसमें स्वतंत्रता नहीं थी, एक ही व्यक्ति को अधिकार दिए हुए थे व्यापार के। एक दूसरी बात, तीसरी बात इसमें यह थी, इस समय यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी और बड़े लेवल पर आ गई थी। जेरेमी बेंथम और उनके शिष्य जेम्स मिल, दोनों इस समय सलाहकार थे ब्रिटिश पार्लियामेंट के, विशेष तौर पर जेम्स मिल। उन्होंने ये कहा कि भारत में अब ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही है, लेकिन शासन क्यों कर रही है, आप किस लिए गए हो वहां पर, आप लोगों से टैक्स लेते हो। एक बात और रह गई, हाँ, लोकल लेवल पर टैक्स लेने का अधिकार भी दे दिया गया था 1793 के चार्टर एक्ट से। नहीं, इससे आएगा, इसी से आएगा शायद, 1780 1813 से आएगा, 1813 से आएगा। आप लोगों से टैक्स ले रहे हो, तो फिर इसके बदले में लोगों को क्या दे रहे हो। यूटिलिटेरियनिज्म ने दो बातें कही, उन्होंने, चूंकि ये डेमोक्रेसी की थ्योरी थी, अब लोकतंत्र के सामने सवाल यह था कि लोकतंत्र में किस नीति को सही माना जाए और किसको गलत। तो उपयोगितावाद ये कहता है कि लोकतंत्र में वही नीति अच्छी है जो तीन लेवल पर या इन तीन डिमांड्स को फुलफिल करती हो। पहला, इन्होंने ये माना कि व्यक्ति दो चीजों को बड़ा साफ तौर पर महसूस कर सकता है उपयोगितावाद में, एक सुख और एक दूसरा दुख। इनके अलावा बाकी और कोई ऐसी चीज नहीं है जो जिसे वो सीधे तौर पर महसूस कर सके। इसलिए कोई भी नीति आप बनाइए तो ये देखिए कि सुख में वृद्धि हो और दुख में कमी आए। अगर कोई नीति सुख में वृद्धि कर रही है और दुख को कम कर रही है तो वो नीति सही है। एक बात, दूसरा ये होना चाहिए कि सुख जो होना चाहिए वो सबका बराबर माना जाना चाहिए, यानी सुख जो होता है वो सबका बराबर होता है। ऐसा थोड़ी होता है किसी का कम होगा किसी का ज्यादा होगा। सुख की मात्रा सबकी बराबर होती है, या सुख की अनुभूति सबको बराबर होती है। इसलिए राइट टू इक्वालिटी यहां पर एग्जिस्ट करता है। इसलिए कोई भी अगर आप सरकार नीति बना रही है लोकतंत्र में, तो वो समानता के सिद्धांत के ऊपर आधारित होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जो सुख है वो सबका बराबर है। और तीसरी बात, हमेशा ये प्रयास किया जाना चाहिए कि लगातार सुख में वृद्धि हो सके। इसे सुखवाद भी कहते हैं, हेडोइज्म भी कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी को। अब ये जो थ्योरी थी, ये उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट में बड़े जोरों शोरों से इसकी चर्चा हो रही थी। अब इसने
इंडिया में जब देखा तो उन्होंने ये पाया कि हम लोग यहाँ लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं, हम केवल यहाँ से पैसा लूट कर ही लेके जा रहे हैं। तो उन्होंने दो तीन बातें रखी। उन्होंने ये कहा कि भारतीयों को अच्छाई की ओर लेके जाने का काम किया करना चाहिए, सुख की ओर लेके जाने का काम करना चाहिए ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये उसका मोरल दायित्व है, मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है या एथिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो इन्होंने कहा एक तो उनकी शिक्षा पर आप काम करिए। हालांकि इसके पीछे और भी छुपी हुई बातें थी, वो मैं आपको समझा दूंगा। इसीलिए इस एक्ट में भारतीयों के लिए 1 लाख रुपए निश्चित किया गया शिक्षा के लिए कि खर्च करेंगे हर साल। दूसरा, इन्होंने ये कहा कि जो ईसाई धर्म है वो दुनिया का सबसे ज्यादा बेहतरीन रिलीजन है, क्योंकि वो व्यक्ति को आंतरिक सुख प्रदान करता है और समानता के सिद्धांत पर आधारित है। ईसाई धर्म में ऊंच नीच नहीं है। इसलिए क्या किया जाना चाहिए कि भारत में भी ईसाई धर्म का प्रसार किया जाए, जिससे भारत के जो लोग हैं वो आधुनिक जो संस्कृति है उसे स्वीकार करें। अब तक हेस्टिंग्स के समय तक या विशेष तौर पर 1793 के एक्ट तक जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोग थे वो ये चाहते थे कि भारतीयों को इनकी संस्कृति में कोई बदलाव लाने के लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए, जो जैसे कर रहे हैं इनको ऐसे ही करने दो। क्यों? क्योंकि ये विरोध हो सकता है इसका। अगर हमने ईसाई धर्म को अभी शुरू कर दिया या इंग्लिश कल्चर को लाना शुरू किया तो फिर ये लोग विरोध कर सकते हैं अभी उस चीज का। तो शुरुआत में कोई चेंजेस उसमें लाने की बात नहीं हुई, इस समय चेंजेस लाने की बात हुई और ईसाई मिशनरियों को भारत में प्रचार के लिए अनुमति प्रदान की गई इसी एक्ट से। 3 बातें हो गई। चौथी बात यह थी कि लोकल लेवल पर जो संस्थाएं थी, जैसे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस थे, कुछ नगर बस गए थे मद्रास में, चेन्नई में, बॉम्बे में। तो जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस थे वो अपने सब्जेक्ट्स पर टैक्स लगाकर वहां के में मौलिक सुविधाओं की का विकास कर सकते थे। इसलिए स्वायत्त शासी संस्थाओं के विकास का भी यहां से हम कह सकते हैं कि शुरुआत हुई। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस वगैरह फिर इसके बाद आगे बनेंगे क्योंकि उन्हें करारोपण का अधिकार दे दिया गया। ठीक है। और चूंकि मोनोपोली की मैं बात कर ही रहा था तो ट्रेड मोनोपोली कंपनी की समाप्त कर दी गई भारत के साथ व्यापार की। केवल चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर बाकी भारत से अब कोई भी व्यापार कर सकता था। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली थी वो समाप्त हो गई। क्लियर है? मैं समझा पाया आपको? ऑनलाइन वाले बताओ। जी ठीक सर। है। इसलिए यूटिलिटेरियनिज्म का इसमें बड़ा योगदान। भारत में 1813 और 1833 का चार्टर एक्ट, 1813 के चार्टर एक्ट ने इंडिया में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट जो शुरू होता है, आप देखोगे इसी समय शुरू होता है। राजा राम मोहन राय का यही समय था, क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार भारत से जो ये जड़वाद था, रूढ़िवाद था, इसको दूर करने के लिए प्रयास कर रही थी। क्योंकि वहां पर रेनेसा हो गई थी, समाज बहुत ज्यादा अपग्रेड हो गया था, मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा था, एनलाइटमेंट की सिचुएशन थी। तो उन आइडियाज को वो भारत में भी लाना चाहते थे, जिससे भारतीय ब्रिटिश संस्कृति से ज्यादा यूज टू हो जाए। अंग्रेजी को एक लैंग्वेज के रूप में एक्सेप्टेंस मिल गई थी। भारतीय अंग्रेजी कल्चर को स्वीकार करना शुरू करें, जिससे भारतीय जो शासन है, अंग्रेजों का जो शासन है भारत में, वो चिरकालिक हो जाए, जाए ही ना। तो क्या गया है आज तक? ब्रिटेन का शासन आज तक नहीं गया भारत से। हमारे हमारे उन्होंने सबसे ज्यादा जो नुकसान किया ना, वो ये नहीं था कि पैसा लेके गए यहां से। उन्होंने जो सबसे ज्यादा नुकसान किया दैट वाज हमारी लिंग्विस्टिक लेवल पर हम लोगों को, बिल्कुल साइकोलॉजिकल लेवल पर हम लोगों को धराशायी कर दिया है। अब कोई व्यक्ति अगर अंग्रेजी बोलता है तो आपको लगता है वाह कितना विद्वान व्यक्ति है, और कोई व्यक्ति हिंदी बोलता है तो लगता है अरे इसका तो मामला खराब है, चाहे वो अंग्रेजी का ई ही जानता हो, लेकिन आपकी नजरों में वो विद्वान हो जाएगा। जीन्स पहनने वाला व्यक्ति आपको बहुत शानदार लगेगा, और
कुर्ता पजामा पहनने वाला व्यक्ति लेगा, देसी है ये तो, दैट्स इट। और ये वाली जो चीज है आपको देखने को मिलेगी, नवाब्स में देखने को मिलेगी। जो आज के नवाब्स हैं, नए नए पैसे वाले लोग बने हैं, उनमें आपको ये चीज बड़ी देखने को मिलेगी। वो खाना भी अंग्रेजी में ही खाते हैं। चलिए लिखते हैं इसे, एक दो पॉइंट्स को लिखें, बताओ, या कल लिखें? नहीं, कल की तो छुट्टी करने का मन है। चलो लिख लो, ठंड बहुत हो रही है, लिखो इसमें। इसमें पहला पॉइंट लिखना, 1813 का चार्टर अधिनियम, 1813 का चार्टर अधिनियम ब्रिटिश भारतीय इतिहास में, ब्रिटिश भारतीय इतिहास में एक नए युग की शुरुआत थी, एक नए युग की शुरुआत थी। द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 was a startup of a new phase, startup of new phase in the history of British India, in the history of British India। कंपनी संपूर्ण भारत के स्तर पर, संपूर्ण भारत के स्तर पर मालिक बन चुकी थी। नाउ कंपनी almost rule whole of India, almost rule whole of India, and also with it, and also with it, the industrial revolution, the industrial revolution started in England। तथा इसी के साथ, तथा इसी के साथ औद्योगिक क्रांति भी इंग्लैंड में शुरू हो चुकी थी। ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ड्यू टू industrial revolution, the production was increased, the production was increased। औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप उत्पादन बढ़ गया था, उत्पादन बढ़ गया था। So there was a new emerging, so there was a new emerging industrialist class, industrialist class who want, who also want, ऐसा लिखे, who also want to trade with India, to trade with India। इसी के साथ इंग्लैंड में, इसी के साथ इंग्लैंड में एक नवोदित औद्योगिक वर्ग की उत्पत्ति हुई, एक नवोदित औद्योगिक वर्ग की उत्पत्ति हुई, जो कि भारत से व्यापार में अधिक हिस्सेदारी चाहती थी, जो कि भारत से व्यापार में हिस्सेदारी चाहती थी। ठीक है, एक बात तो ये थी। अब अगले पॉइंट से लिखना, ड्यूरिंग दिस पीरियड, ड्यूरिंग दिस पीरियड इन इंग्लैंड, the new ideas of, the new ideas of utilitarianism, new ideas of utilitarianism
was was प्रिवेलिंग। इंग्लैंड में इसी काल में उपयोगितावाद के नए विचार मजबूत हो रहे थे। यूटिलिटेरियनिस्ट वर डिमांडिंग यूटिलिटेरियनिस्ट वर डिमांडिंग more reforms in India, तथा उपयोगितावादी भारत में अधिक सुधारों की मांग कर रहे थे। The theory of laissez-faire were also prevailing in Britain. Theory of laissez-faire were also prevailing in Britain. व्यापारिक उन्मुक्तता का सिद्धांत, बल्कि उन्मुक्तता का सिद्धांत लिखिए, व्यापारिक नहीं, उन्मुक्तता का सिद्धांत भी इंग्लैंड में अधिक स्वीकृत हो रहा था। So in the above light, the Charter Act of 1813 was passed. The Charter Act of 1813 was passed.
हाँ जी, क्या लिखा था आपने? हाँ, अंग्रेजी वाले क्या बताइए, क्या लिखा था अंग्रेजी वालों ने? अरे ऑनलाइन वाले बता दो कुछ, क्या लिखा था अंग्रेजी में? सर सर, आपने हिंदी में लिखवाया था कि उन्मुक्तता का सिद्धांत भी इंग्लैंड में अधिक स्वीकृत हो रहा था। अच्छा, अंग्रेजी में उसके बाद मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, उस पॉइंट को हिंदी में लिखवाना है, तो वो पॉइंट क्या था वो लिखो हिंदी में अब। ठीक है, लिखो उपरोक्त उपरोक्त वातावरण में या उपरोक्त परिस्थितियों में, परिस्थितियां ज्यादा सही शब्द है, उपरोक्त परिस्थितियों के अंतर्गत 1813 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ। 1813 का चार्टर अधिनियम पारित हुआ। ठीक है, अब प्रोविजन इसके एक एक समझ में आ जाएगा आपको। पहला लिखना, भारतीयों की शिक्षा पर, अगले पॉइंट से लिखना, भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान किया गया। द प्रोविजन टू स्पेंड the provision to spend 1 lakh rupees per year, 1 lakh rupees per year on Indians education, was being made, was being made। अब इसी में ना इसके आगे ब्रैकेट में लिखना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखो इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था उपयोगितावादी सिद्धांत के अंतर्गत राज्य ने यह स्वीकार किया, क्योंकि वो टैक्स लेता है तो राज्य लोगों में गुणात्मक रूप से बदलाव करने का काम भी जो है वो राज्य का होना चाहिए। इसलिए शिक्षा देने का काम जो होना चाहिए वो राज्य का होना चाहिए, और इसीलिए राज्य ने अपनी ट्रेजरी से 1 लाख रुपए पर ईयर देने का वादा किया। अब से पहले शिक्षा कैसी थी? प्राइवेट थी। जितने भी भारत में शिक्षा के प्रयास हुए सब निजी थे। मदरसे खोले गए या मंदिरों में शिक्षा होती थी या जैसे भी होता था वो व्यक्तिगत था। कोई राज्य ने, किसी ने भी या किसी शासक ने बहुत ज्यादा प्रमोट शिक्षा को ऐसा सच नहीं किया उत्तरदायित्व मानते हुए। ये पहला प्रावधान था, प्रोविजन था, जिसमें ये माना गया कि लोगों को शिक्षा देने का अधिकार राज्य का है। तो आप इसमें ब्रैकेट में लिखिए, ये यूटिलिटेरियनिज्म की देन था, लिखिए इसमें। इस प्रकार इस अधिनियम के अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत यह माना गया कि, इस अधिनियम के अंतर्गत यह माना गया कि, यह स्वीकार किया गया कि नागरिकों को शिक्षा देने का अधिकार या कर्तव्य, कर्तव्य लिखिए, नागरिकों को शिक्षा देने का कर्तव्य राज्य का, राज्य का है। इट वॉज accepted in this act that, it was accepted in this act that the responsibility of education is of state, is of state। यह सीधे तौर पर उपयोगितावादी विचार को प्रदर्शित करता है, यह उपयोगितावादी विचार के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। यह सीधे तौर पर उपयोगितावादी विचार के प्रभाव को प्रदर्शित करता है। It directly told about, it directly told about the utilitarian effect, the utilitarian effect on this act।
ठीक है, दूसरा लिखिए, ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति दी गई। ठीक है, ईसाई मिशनरियों को क्या कहते थे अंग्रेजी में? क्रिश्चियन मिशनरीज, मिशनरीज ही कहते थे उन्हें। क्रिश्चियन मिशनरीज वर गिवन द परमिशन to propagate Christianity in India, to propagate Christianity on India। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। करारोपण का अधिकार दिया गया। द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट given the right to impose tax। इस प्रकार हिंदी में रिपीट कर। स्थानीय स्वायत्तशासी संस्थाओं को करारोपण का अधिकार दिया गया। इस प्रकार इस अधिनियम के पश्चात भारत में अनेक नगर निगमों की स्थापना हुई। एंड सो आफ्टर दिस एक्ट various municipal government या municipal corporations लिखिए, various municipal corporations formed in India। और नेक्स्ट लिखिए, अंतिम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपनी के ट्रेड मोनोपोली समाप्त कर दी गई। तो लिखिए इसमें, दिस चार्टर एक्ट ended the trade monopoly, कैसे लिखिए, ended the trade monopoly of East India Company। इस चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी हैज ट्रेड मोनोपोली। Now East India Company has trade monopoly only now East India Company has trade monopoly only in the trade with China, and tea। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चीन एवं चाय के व्यापार के साथ ही एक अधिकार था। ठीक है, बाकी खत्म हो गया। अब आप मुझे ये बताइए, ट्रेड मोनोपोली किसने समाप्त की? 1813 के एक्ट ने की। ठीक है, ये कोई बात नहीं। ये पास किसने किया एक्ट? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने।
और ब्रिटिश पार्लियामेंट उस एक्ट के ऊपर किसके साइन थे? क्राउन के, क्योंकि पार्लियामेंट किसके साथ काम करती थी? क्राउन के। जैसे हमारे यहाँ जितने भी एक्ट हैं वो सब कैसे पास होते हैं? प्रेसिडेंट के नाम से ना। तो ऐसे ही पार्लियामेंट तो पास तो कर रही थी पार्लियामेंट, पर किसके नाम से? क्राउन के नाम से। इसका मतलब ये हुआ कि ब्रिटिश इंडियन टेरिटरीज के मामले में भी भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्र थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीते हुए थे, उनके मामले में भी सर्वोच्च अधिकार अब किसके पास थे? ब्रिटिश क्राउन के पास या ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास। क्यों? क्योंकि यहां क्षेत्र किसने जीते? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। किसके क्षेत्र थे? ईस्ट इंडिया कंपनी के। लेकिन किसके अधिकार में आ गए अब? ब्रिटिश क्राउन के अधिकार में थे। चार्टर किसने बदल दिया ईस्ट इंडिया कंपनी का? ब्रिटिश क्राउन ने। इसका मतलब सॉवर्निटी सर्वोच्च किसके पास हो गई? ब्रिटिश क्राउन के। इस चार्टर एक्ट ने यह भी सिद्ध किया कि भारतीय मामलों पर जो सर्वोच्च सॉवर्निटी है या संप्रभुता है वो ब्रिटिश क्राउन के पास है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास नहीं है। इसलिए ये चार्टर ये भी सिद्ध करता है, या ये चार्टर इस बात का भी साइन था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के दिन भारत में अब कुछ ही थे। अब तो ब्रिटिश क्राउन या ब्रिटिश पार्लियामेंट ही यहां रूल करती। अब कब हटाया जाना था ये वक्त की बात थी, तो 1858 में हटा दिया, है ना। केवल 30 साल बाद ही चीजें बदल गई। इन 30 years कंपनी वाज आउट ऑफ द सेंटर। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात और थी इस चार्टर एक्ट में जो कि छिपी हुई थी। तो इसमें ये पॉइंट और लिखिए नोट में, दिस चार्टर एक्ट ऑल्सो स्टेट दैट, दिस चार्टर एक्ट ऑल्सो स्टेट नहीं, प्रूव दैट the sovereignty in India, the sovereignty in India lie with the British Crown, lie with the British Crown। इस चार्टर अधिनियम ने यह भी बताया, इस चार्टर अधिनियम ने यह भी बताया कि भारत में संप्रभुता ब्रिटिश क्राउन के अधीन है या ब्रिटिश ताज के अधीन है। क्लियर हो गया आपको? ये कंप्लीट हो गया आपका चार्टर एक्ट। अब इसमें एक और बात थी, इसमें एक और चीज लिखिए। एक दो काम इसमें और हुए। देखो, भारत में गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नर, इनकी नियुक्ति कौन करता था पहले? अब से पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे ना? हाँ या ना? ऑनलाइन वाले बताओ, याद आया? बताया था मैंने, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे ना? जी सर। यस सर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करते थे। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे? प्रोप्राइटर्स के लिए, यानी जो कंपनी के मालिक थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स वही लोग थे जो कंपनी में जिनकी हिस्सेदारी थी। इस चार्टर से वो स्थिति भी बदल दी गई। अब गवर्नर जनरल और गवर्नरों की नियुक्ति करती तो ईस्ट इंडिया कंपनी है, लेकिन उसके लिए ब्रिटिश संसद से और ब्रिटिश क्राउन से अनुमोदन लेना पड़ता। यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट और ब्रिटिश क्राउन जब तक उसे फाइनलाइज नहीं करेंगे, भारत में वो व्यक्ति गवर्नर और गवर्नर जनरल नियुक्त नहीं हो सकता था। ये भी ये बताता है कि जो सॉवर्निटी है वो कहां लाई कर रही थी? ब्रिटिश क्राउन के पास कर रही थी। दूसरा एक और काम किया गया इसी एक्ट से, इंपॉर्टेंट, गवर्नर जनरल भारत में और या गवर्नर प्रांतों के जो विधि बना रहे थे उस विधि का अनुमोदन कराना आवश्यक है ब्रिटिश पार्लियामेंट से। यानी वो लॉ ब्रिटिश पार्लियामेंट से भी पास होना चाहिए, या ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसके ऊपर चर्चा हो, वहां से यस हो जाए, तभी वो भारत में फिर प्रिवेल कर सकता था, या गवर्नर जनरल उसे अपनी काउंसिल से पास करा सकता था बाद में। इसका मतलब अब कंप्लीटली ये हुआ कि नाउ द सॉवर्निटी इन इंडिया लाई विद द ब्रिटिश क्राउन एंड ब्रिटिश पार्लियामेंट।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ नहीं बची थी, केवल नाम मात्र की स्टैंप थी। तो लिखिए आप इसमें इस बात को, और नोट में ही, मतलब इस ये जो नोट लिखा ना इसी पे कंटिन्यूएशन में लिखना। अकॉर्डिंग टू दिस चार्टर, according to this charter it was mandatory अच्छा, अनुमोदन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन, हाँ करेक्ट। अकॉर्डिंग टू चार्टर, according to this charter, the recommendation of crown, the recommendation of crown was mandatory on the appointment of governor general, on appointment of governor general and governors in India। इस अधिनियम ने भारत में गवर्नर जनरल एवं भारत में गवर्नर जनरल एवं गवर्नर की नियुक्ति के समय सम्राट के अनुमोदन को आवश्यक बना दिया, सम्राट के अनुमोदन को आवश्यक बना दिया। एंड ऑल्सो गवर्नर जनरल एंड गवर्नर्स ऑफ प्रेसिडेंसी must took the recommendation of parliament prior to making laws, तथा यह सुनिश्चित किया गया कि भारत में विधि बनाने से पहले या भारत में विधि निर्माण से पहले गवर्नर जनरल एवं गवर्नर संसद का अनुमोदन प्राप्त करेंगे, ठीक है ना। और देखो ये सब जितने भी प्रावधान थे ये सब यूटिलिटेरियनिज्म की थ्योरी से प्रेरित थे। तो इसमें यहां पर नोट करके और लिख लीजिए, आगे बड़ा बड़ा सा सेंटेंस लिख लीजिए। ऑल दीज प्रोविजंस वर मच इन्फ्लुएंस्ड बाय द आइडिया ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म, उपरोक्त सभी प्रावधान उपयोगितावादी विचारों से अत्यधिक प्रेरित। ये कंप्लीट हो गया 1813 का चार्टर एक्ट। अगली क्लास में हम 1833 का चार्टर एक्ट करेंगे। कोई बात हो किसी की तो पूछ लीजिए, और मुझे ये बताइए कि क्या क्लियर हो गया ये पूरी तरीके से। देखो यूटिलिटेरियनिज्म ये कहता है ये लोकतंत्र का सिद्धांत है। सबसे पहले तो ये समझो, ये डेमोक्रेसी को प्रमोट करने वाला। मैं बहुत ज्यादा तो इसमें नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि ये पूरी थ्योरी है, ये तो इसकी मोटी मोटी बातें समझा सकता हूं। इसमें मैं डीप भी चला जाऊंगा, लेकिन कोई यहाँ पे अभी नहीं, फिर देखेंगे किसी दिन चर्चा करेंगे। ये लोकतंत्र का सिद्धांत था जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में विशेष तौर पर इंग्लैंड में आया। जेरमी बेंथम जो थे इसके प्रमोटर थे। उन्होंने ये कहा, देखो लोकतंत्र में नीति निर्माण करना या पॉलिसी बनाना या कानून बनाना
सबसे एक प्रमुख चुनौती है, कैसे बनाया जाए। तो इन्होंने इसका पैमाना दिया। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को अगर मजबूत करना है तो आपको कानून ऐसे बनाने होंगे जो प्रो पीपल हों, लोगों के लिए हों। अब ये कैसे पता चले कि कौन सा कानून लोगों के लिए है या लोगों के विरोध में है। तो इन्होंने इसका पैमाना दिया और इसी पैमाने को उपयोगितावाद कहा। पैमाना ये था, इन्होंने ये माना कि मनुष्य जो है एक रेशनल ह्यूमन बीइंग है, एक तर्कशील प्राणी है, और वो तर्क से दो चीजों में सबसे आसानी से फर्क कर सकता है। हर आदमी, बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी दो चीजों को आसानी से समझ सकता है, एक दुख को और एक सुख को। इन्होंने कहा कि इसलिए नीतियां जब कोई भी सरकार बनाए या कोई संसद बनाए तो वे केवल दो बातों को ध्यान रखे। नीति अगर व्यक्तियों के सुख को बढ़ा रही है तो सही है, और अगर दुख को बढ़ा रही है तो गलत है। इसलिए किसी भी सरकारी नीति को सुख को बढ़ाने वाला और दुख को कम करने वाला होना चाहिए, एक बात। दूसरी, नीति ऐसी हो जो सभी के सुखों को बढ़ा सके इक्वली। ऐसा ना हो कि किसी के सुख को बढ़ाए तो किसी के सुख को कम करे, क्योंकि इन्होंने ये कहा कि जो सबका सुख है वो समान होता है। इसलिए राइट टू इक्वालिटी या इक्वालिटी का जो सिद्धांत है उन्होंने इसे यहां पर प्रमोट किया। तीसरी बात जो इन्होंने कही वो ये थी कि सभी एक्शंस, जितने भी एक्शंस हैं, वो राइट और रॉन्ग के बीच में झूलते रहते हैं। राइट एक्शंस के बारे में तब पता चलेगा जब वो सुख को बढ़ाता है, और रॉन्ग एक्शन के बारे में तब पता चलेगा जब वो दुख को इंक्रीज करता है। ये इसकी तीन बातें। इसलिए इन्होंने लोकतंत्र की ये थ्योरी दी, इसी ही यूटिलिटेरियन कहते हैं, उपयोगितावाद कहते हैं। उपयोगिता माने यूटिलिटी। तो इनका कहना यह था कि राज्य की यूटिलिटी क्या है, राज्य की उपयोगिता क्या है, लोगों ने राज्य को क्यों बनाया। तो इन्होंने कहा कि लोगों ने राज्य को इसलिए बनाया जिससे लोगों का सुख बढ़ सके और दुख कम हो सके, तो राज्य के द्वारा नीति भी ऐसी ही बनाई जानी चाहिए। अब भारत में अंग्रेजी राज्य क्यों आया? तो उन्होंने कहा कि भारत में अंग्रेजी राज इसलिए आया क्योंकि भारत के जो लोग थे वो सभ्य थे। हमें सभ्य उनको बनाने का मौका मिला है, तो हमें उन्हें सभ्य बनाना है। ये राज्य की जिम्मेदारी है उन्हें सिविलाइज्ड करने की। तो इसे क्या किया जाना चाहिए, इंडिया को सिविलाइजेशन की तरफ लेके जाना चाहिए, वहां सांस्कृतिक सुधार करने चाहिए। और इसी आधार पर ईसाई धर्म को पहली बार भारत में प्रचार करने की छूट दी गई। अब से पहले नहीं दी गई थी, क्योंकि अब से पहले वॉरेन हेस्टिंग्स वगैरह, वॉरेन हेस्टिंग्स और एक वो थे जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने आगे उसकी स्थापना करेंगे ना, वो जेम्स प्रिंसेप करेंगे एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकाटा की। इसी समय एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कैलकाटा की स्थापना हुई थी। तो ये कुछ लोग जो थे अंग्रेज, ये मानते थे कि भारत की जो कल्चर है, संस्कृति है, वो अंग्रेजों से बहुत आगे है, इसलिए हमें इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, हमें पता भी नहीं है। इसलिए हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी, हिंदू कॉलेज भी खोला था बनारस में। ये सब इतिहास का विषय है, उनका ये मानना था। लेकिन यहाँ यूटिलिटेरियनिज्म ने उसके खिलाफ एक प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, जो ब्रिटिश कल्चर है वो ज्यादा मजबूत है। क्यों? क्योंकि वो तर्क के ऊपर बेस्ड है, रेशनैलिटी के ऊपर बेस्ड है, विज्ञान के ऊपर बेस्ड है। इसलिए भारत को तर्क और विज्ञान की तरफ लेके जाना चाहिए, और वहां पर सांस्कृतिक सुधार भी किए जाने चाहिए। इसलिए ये वही समय है 1813 के आसपास का, जब भारत में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म्स की बड़े लेवल पर शुरुआत हुई। राजा राममोहन रॉय को खूब सपोर्ट मिला इस समय। ठीक है। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी से पहले आई थी, हेस्टिंग्स के समय में, और मतलब इससे थोड़ा सा पहले। वैसे तो समय यही था व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी का। वो है भी तो, क्या नाम था उनका, विलियम विल्बर फोर्स नाम था, विलियम विल्बर फोर्स थे वो, जिन्होंने व्हाइट मैन्स बर्डन थ्योरी दी। उन्होंने कहा कि हमें ईश्वर ने भेजा है इंडिया में, और इसलिए भेजा है क्योंकि वहां लोगों को सभ्य बनाना है। और चूंकि हम पिता तुल्य हैं, तो अगर हम लोग दंड देते हैं वहां पर भारतीयों को, या उनसे कुछ लेते हैं, तो वो जायज है। क्यों? क्योंकि हम उन्हें सभ्य बना रहे हैं।
इसीलिए टैक्सेशन वगैरह का, भारत से कर उगाना और ये सब लेना, ये सब मान लिया गया था, इसीलिए तो टैक्स लगाया गया इसमें, इस एक्ट में टैक्स का प्रावधान कर दिया गया। ठीक है, देखो ऐसे तो पूरा दिन निकल जाएगा, मैं यहीं छोड़ता हूँ इसे, इस एक्ट पे ही। तो आज के लिए इतना ही काफी, बस इतना बता दो कि समझ में आया, क्लियर है। जी सर। चलिए ठीक है, ओके जी, चलिए आगे कल करते हैं। सर हैप्पी न्यू ईयर। हाँ जी, धन्यवाद, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो नववर्ष। मतलब ऐसे तो अभी आने वाला है, लेकिन उस दिन मेरा फोन उठेगा नहीं। ओके जी, थैंक यू जी, नमस्कार। सर 1 तारीख को होगी क्लास? 1 तारीख को क्लास नहीं होगी, छुट्टी होगी 1 तारीख को। 2 तारीख से है ना अब? हाँ जी, अब 2 तारीख से होगी। मैं आप अभी बाकी क्लासेस तो होंगी, लेकिन 1 तारीख में नहीं होगी। अभी तो दिन है ना 1 तारीख के, आज तो शायद 29 ही है, 29 ही है। हाँ जी, ठीक है, ओके जी, सर थैंक कल यू। सैटरडे ऑफ रहेगा ना मॉर्निंग का, इसलिए पूछ रही सैटरडे थी सर। नहीं, सैटरडे मॉर्निंग क्लास होगी, दोपहर वाली और इवनिंग वाली कल को ऑफ रहेगी, है ना। कल को ये दोपहर वाली और इवनिंग वाली ऑफ रहेगी। और मैं बाकी बता दूंगा आपको ग्रुप पे, जैसे भी होगा ना, हो भी सकती है मतलब, तो ग्रुप पे मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा उसके बारे में, सर निश्चिंत रहिए। क्योंकि सर लॉ वाले सर ने तो बंद कर दिया ना, इसलिए पूछ रही थी। अच्छा, आज क्लास नहीं हुई लॉ की? नहीं सर, आज से और फिर अब होगी 2 तारीख से। अच्छा जी, ओके जी, चलिए ठीक, थैंक यू। मैं और ओके, इन्फॉर्म कर थैंक यू दूंगा सर। आपको। हाँ हैप्पी जी, न्यू ईयर ओके। इन एडवांस। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू आपको भी सर। बहुत बहुत जी, नमस्कार।